नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जो महत्वपूर्ण है उसमें से पहला प्रश्न क्या है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा है। या आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। जैसे खेती करना, नौकरी करना, है ना। तो इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया प्यारे बच्चों 3 प्रकार की होती है। पहली क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं से तात्पर्य क्या है कि प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य और मत्स्य पालन आदि, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। दूसरा क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना, ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। अब तीसरा है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न एनसीईआरटी का है। 2020 में पूछा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एग्जाम्पल देकर के इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा भी दें तो मतलब कि जो कुल उत्पादकता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत के गांव में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में और छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर क्या होता है कि जब ज़्यादा काम नहीं रहे और काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहे तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है हम उसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर हम देखते हैं कि 3 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 1-2 लोग क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार से क्या है? पीड़ित है ना। अगर उनको हटा भी देंगे तो उस उत्पादकता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो अगली जो देखेंगे प्रश्न प्यारे बच्चों, अगली बेरोजगारी है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर क्या है? तो खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी को बोलते हैं खुली बेरोजगारी। यानी काम तो करना चाहते हैं परंतु काम ही नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलेंगे खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न या फिर गुप्त बेरोजगारी मैंने बताया है कि काम तो जो है जैसे काम 3 लोगों का है, अगर 5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के किसी टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है।
ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या है, म ग र ग्र रो ग आ, इसका मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्यारे बच्चों, क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम इसको कहते हैं, या फिर महात्मा गांधी, मनरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो मनरेगा को ही हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। तो इस पर क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्यारे बच्चों, 2022 और 23 में पूछा है। तो केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन 3 महीना 10 दिन प्यारे बच्चों रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरा क्या लिखा है कि यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप देखते होंगे मनरेगा वाले काम करते रहते हैं, है ना? जैसे तालाब की खुदाई है, बहुत सारे काम जो है मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं वही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए तृतीय क्षेत्र, प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी प्रश्न को यहाँ पर शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस प्रश्न को एक दीर्घोत्तरी प्रश्न के माध्यम से चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या लिखा है देखिए जरा, कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विस्तार से समझाइए। या भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए। या फिर कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो हम इसी प्रश्न में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली चीजों को हम पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तो पहले तृतीय क्षेत्र देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि इसके अंतर्गत देखिए तृतीय क्षेत्र, पहले हम क्या करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र निम्नवत हैं। जैसे नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जैसे गेहूं की खेती, कृषि कार्य जो भी है। और द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक या प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे बांस एवं सबाई घास के कागज का निर्माण। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं, जैसे रेलवे, दूरसंचार, दुकानदार, वकील आदि। तो ये क्या हो गया तृतीय क्षेत्र। तो भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यप सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है, जबकि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 3/4 है। भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में तथा द्वितीय क्रियाओं के क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे उनसे संबंधित सेवाओं की मांग बढ़ गई। भारत जैसे विकासशील देश में इन सुविधाओं या सेवाओं को बुनियादी सुविधाएं या सेवाएं माना जाता है, इसलिए सरकार इनका प्रबंध अच्छी तरह से करती है। तीसरा है आय के बढ़ने के साथ साथ लोग होटल, पर्यटन, निजी अस्पताल, निजी विद्यालयों की मांग शुरू कर देते हैं, इससे भी सेवाओं का क्षेत्र
विस्तृत होता है। चौथा है विगत दशकों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है। इससे जीडीपी में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रकों के मुकाबले तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, और ये अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। या अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो असंगठित कार्य क्षेत्र छोटी छोटी एवं बिखरी इकाइयों जो कि ज्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं उनसे निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम एवं विनियम तो होते हैं लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता है। ये कम वेतन पाने वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में कार्य करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी वजह के कार्य से हटाया जा सकता है। जब कार्य कम होता है तब कुछ लोगों को कार्य से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र की 3 समस्याएं हैं। पहली चीज तो श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और प्रायः यह नियमित नहीं होता। दूसरी बात, श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित होता है। तीसरी बात, श्रमिकों को सवेतन छुट्टी और बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती, यानी कि अगर काम नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। लघुत्तरी प्रश्न में ये पूछा है 2023 में कि आर्थिक गतिविधियों को उनके उद्देश्य और विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने पर प्राप्त क्षेत्रकों यानी समूहों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रक जैसे सेवा क्षेत्रक, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं हेतु उपलब्ध कराई जाए तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। तो यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में निम्न प्रकार से वृद्धि होगी। जैसे नंबर 1, सिंचाई सुविधाएं। तो भारत में वर्षा की अपर्याप्तता व अनिश्चितता रहती है, अतः वर्षा की अपर्याप्तता व अनिश्चितता वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं वर्ष में 1 से अधिक फसल उत्पन्न करने में सहायक होंगी। कृषि भूमि पर जितनी अधिक फसलें उगाई जाएंगी रोजगार व आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार सिंचाई कृषि उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्यारे बच्चों अगला है कि विपणन सुविधाएं। विपणन सुविधाओं की सहायता से एक किसान फसल उगाकर उसे सरलता से बेच सकता है। इस क्रिया से न केवल किसान बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। फसल को बेचने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे परिवहनकर्ता के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त फसल बाजार में पहुंचने पर इसका विक्रय होगा, जिससे व्यापार के साथ साथ रोजगार उत्पन्न होने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। भंडारण सुविधा से किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों लघुत्तरी का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो पहली चीज क्या है, जो देश में अधिक रोजगार विकसित करने वाले माध्यम है, जैसे तकनीकी सुविधाएं, जैसे सिंचाई, संकर बीज की उपलब्धता, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता, कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में वृद्धि आदि के द्वारा रोजगार विकसित किए जाते हैं। दूसरा, किसानों को फसलों की कृषि के साथ साथ संबद्ध कृषि गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, शहद के लिए मधुमक्खी पालन आदि के द्वारा रोजगार विकसित किए जाते हैं। अगला है कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और छोटे उद्योग को बढ़ावा देने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा हो सकता है। तो ये है प्यारे बच्चों रोजगार विकसित करने के माध्यम, है ना, कई तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, रोजगार को हम विकसित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है
कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थिति की तुलना कीजिए, या फिर संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए बार बार पूछा है, तो आइए जरा हम इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे देखें, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बीच में हम एक कॉलम बना लेते हैं। अब उसमें पहला पॉइंट है कि संगठित में ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्या होते हैं, पंजीकृत नहीं होते। दूसरा, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इसमें इन नियमों का भी पालन नहीं होता है, क्योंकि ये पंजीकृत होते हैं जबकि ये पंजीकृत नहीं होते। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, लेकिन यहाँ पर अवधि नियमित नहीं होती है। इस क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और उन्हें सवेतन यानी छुट्टी भी अगर रहेगी तो उनको वेतन कटेगा नहीं, मिलेगा। भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सुविधा नहीं होता प्यारे बच्चों। अगला क्या है कि सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं। अब इन सबको अलग से कोई वेतन नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, अगला है कि पॉइंट है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सुझाव। तो देखिए, जब असंगठित क्षेत्र होता है तो उसमें पक्का है प्यारे बच्चों की कुछ न कुछ शोषण होगा, है ना। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे श्रमिकों का बहुत ही शोषण करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग क्या करते हैं, शोषण से जो है शोषण को रोकने के लिए सुझाव। तो प्यारे बच्चों, असंगठित श्रम के क्षेत्र में कई तरह के कार्य और व्यवसाय होने के कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें चिन्हित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए व्यापक कानून बनाना होगा जो इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा तथा कल्याण के प्रावधान सुनिश्चित करें। सरकार को यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह विविध रोजगारों के लिए विशेष कानून बनाए। तीसरी बात, यह ध्यान रखना होगा कि किसी नए कानून से वह प्रमुख अधिकार या सामाजिक सुरक्षा न छिन जाए जिसकी व्यवस्था व्यापक कानून ने की है। इस व्यवस्था से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का भी सम्मान होगा और कई तरह के कामों में लगे मजदूरों की विशेष जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। चौथी बात है कि सीमांत और छोटे किसानों के लिए ऋण का बेहतर प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं का विकास, फसल जोखिम पर सुरक्षा और तकनीक का विकास असंगठित क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। गैर कृषि क्षेत्र में कौशल विकास द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर बनाना, सामूहिक विकास केंद्रों का स्थापना करना, अधिकाधिक लोगों को स्किल इंडिया से जोड़ना भी प्रभावी उपाय हो सकते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा स्किल मार्ट, कौशल पुस्तकालय और रोजगार मेलों के आयोजन को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र में हमारे देश की आबादी का एक बड़ा तबका आता है, इसलिए कार्यदशाओं, न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक हितों का संरक्षण करने के लिए कानून को पुनः संरचित करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि ये सभी नीतियां और कानून सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक रूप में भी अमल में आए ताकि असंगठित कामगारों को जरूरी लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर क्या है प्यारे बच्चों, वो समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में तो इसे कृषि और सहयोगी सेवा क्षेत्र के रूप में माना जाता है प्राथमिक को, जबकि इसमें क्या होता है, इसे विनिर्माण यानी इसमें निर्माण का काम किया जाता है, और ये क्या होता है, सेवा का क्षेत्रक होता है। दूसरा, यह क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जबकि यह क्षेत्रक एक वस्तु का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को उपयोगी सेवाएं प्रदान कर उनकी कार्यशीलता को सहज बना देता है। तो यानी एक दूसरे के ऊपर ये सभी जो है कार्य जो क्षेत्र हैं, आर्थिक जो क्षेत्र हैं, ये सब क्या है, डिपेंड है। यह क्षेत्रक असंगठित होता है और पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करता है, जबकि यह संगठित क्षेत्रक होता है और यह बेहतर तकनीकों का प्रयोग करता है। यह संगठित क्षेत्रक होता है और बेहतर तकनीकों का प्रयोग करता है। अगला है प्यारे बच्चों इसी में कि कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन और पशुपालन से संबंधित गतिविधियां इस क्षेत्रक में शामिल हैं। विनिर्माण इकाइयां, छोटे पैमाने की इकाइयां, बड़ी फर्म, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि इसमें शामिल हैं। बैंकिंग, बीमा, व्यापार और संचार से संबंधित सेवाएं इस क्षेत्रक में आती हैं। आखिरी पॉइंट है, भारत जैसे बहुत से विकासशील देशों में इस क्षेत्रक में अधिकांश लोग नियोजित हैं
यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में असफल रहा है। रोजगार देने में इस क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। एक आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं जो क्या है उसकी विवेचना करनी है। तो पहली चीज तो बेहद कम आमदनी। आप देखते हैं प्यारे बच्चों जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें बेहद कम आमदनी मिलती है। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है बल्कि कई भारतीय जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। अस्थायी रोजगार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। तीसरा है श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिए उनकी कार्यदशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं। खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं। तो बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले और आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा जहरीले धुएं आदि के संपर्क में आकर श्वास संबंधी बीमारियां, दमा, आंखों में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है प्यारे बच्चों, बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था। तो जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज़्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज़्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सके। इसीलिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती तो है, लेकिन इसके सामने अनेक बाधाएं हैं जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में आड़े आती है। प्यारे बच्चों, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग जल्दी से देख लेते हैं जो कुछ पेपर में पूछा गया है। और ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार विभाजित है किस पर। क्या लिखा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है किस आधार पर, या फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया गया है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। अगला विकल्प दिया है उद्यमों का स्थायित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, इसमें विकल्प क्या है, उद्यमों के स्वामित्व। अगला प्रश्न लिखा है, ये पेपर में बार बार पूछा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। तो 2005। किस वर्ष में, 2005 में। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी मतलब होता है प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब आगे देखिए ये प्रश्न क्या है कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि है। तो किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, खनन। तो द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो मछुआरा क्या है प्यारे बच्चों, जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि मजदूर जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी, सैनिक, बैंक, ये सब क्या है, संगठित है, सरकारी होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, मैंने रिवीजन के लिए जल्दी आपको पढ़ाया है। प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जहां समस्या रहे उसको आप हमसे व्हाट्सअप करिए, पूछिए, कॉल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और अपना नाम भी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।